और अब जो है छोटे दिन की शुरुआत हो चुकी है, यानी दिन छोटे होते हैं और जो है रातें अब जो है बड़ी होने लगी है। और कहीं न कहीं जो भी लोग होते हैं, चाहे खेतों में काम करने वाले, ऑफिस वाले, हर लोगों के लिए दिन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है। पर कहीं न कहीं जो है उसमें जो है उनको जो है जल्दी काम कर निपटाना पड़ता है। और इस टाइम में अगर हम देखा जाए तो गांव हो या कस्बों में हो, खेती के लिए ये टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम है, काफ़ी निर्णायक टाइम है। ऐसा इसलिए कि खरीफ फसलों की कटाई हो रही है। जी हाँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है खरीफ फसलों में धान की कटाई हो रही है। और धान जो है लगभग 90 से 100 दिनों के अंदर पूरी तरह से बुआई से लेकर कटाई तक का काम होता है। एक पीरियड होता है 90 दिन या 100 दिन का। और इस टाइम जो है धान की कटाई पूरे खेतों में किसान लोग कर रहे हैं। और हम जो है एक जगह नवादा का, एक जगह बिहार का, एक जगह एक एरिया है जहां से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी आप देखिए ये एरिया में जो है धान की कटाई हो रही है। और पूरे जो है धान के जो बोझे हैं वो तमाम जो है कट के जो है खेतों में गिराए गए हैं। और जो है ये टाइम जो है किसानों के लिए काफ़ी बिजी टाइम है, क्योंकि इसी टाइम के 10 या 15 दिनों के बाद फिर जो है रबी फसल की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि गेहूं की बुआई शुरू होगी। और आप लोग भी जानते ही होंगे कि अभी आजकल जो है जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण फैला, उसके लिए पंजाब हरियाणा के आसपास में जब बहुत से लोग जो पराली जला देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि इस टाइम जो है किसान लोग जो है जल्दी जल्दी खरीफ की फसल को काट रहे हैं और जल्दी से जो है वो रबी का यानी गेहूं की बुआई जो है करेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरह के आसपास जो है कई तरह के घास हो गए हैं। और दूर दूर तक मतलब इस एरिया में जो है ये एरिया जो है स्पेशली खरीफ फसलों के लिए काफ़ी मशहूर एरिया है। और जो है हम जिधर जा रहे हैं उस तरफ जो है कर्मबासा कहलाता है। और ये एरिया भी धान की खेती के लिए जो है काफ़ी फेमस एरिया है। और जो है जहाँ तक हम धान की बात कर रहे हैं तो ये खरीफ फसल जो है ख़ासकर स्पेशली जो है जुलाई के महीना से जब मानसून की शुरुआत होती है तो किसान लोग जो होते हैं वो जो है खरीफ की फसल धान की खेती करते हैं। और उसके बाद जो है जितने भी कई स्टेट हैं जहां जो है स्पेशली जो है धान की फसल ही जो है सबसे प्रमुख फसल कहलाती है। और कहीं न कहीं जो है बारिश जो मानसून की बारिश होती है उस पर लोग डिपेंड है, खासकर इस एरिया में, क्योंकि सिंचाई के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहती है। और मानसून की जो बारिश होती है वो ख़ासकर जो है लास्ट के दिनों में जो हथिया नक्षत्र कहलाता है, यानी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में, तो धान के लिए वो ज़रूरी होता है। और इस बार जो है बारिश जो है समय समय पर अच्छे से हुई और लोगों ने इस बार जो है धान की फसलें भी अच्छी हुई है। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है आर्थिक दृष्टि से एक तरह से किसान लोगों के लिए संतोष की बात है कि वो जो है इस बार जो है फसलों को ज़्यादा पैदावार हुई है और वो समय पर जो है धान की कटाई कर रहे हैं। और इसके बाद जो है रबी की फसलों की शुरुआत होगी, उसकी बुआई होगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए ये पूरे एरिया का। ये एरिया जो है पकरी ब्राह्मण के एरिया कहला रहा है। और यहाँ जो है शाम तक जो है किसान लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसे भी जो है अन्नदाता के नाम से किसान लोग जाने जाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो है उनका जो MSP दर होता है वो जो है उन्हें फ़ायदा नहीं होता, कम होता है। और कई बार टाइम से बारिश नहीं होने के कारण उन्हें जो है सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधन के तौर पर उन्हें देखना पड़ता है। और कहीं न कहीं डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से जितना उनका लागत खेती में होता है उससे ज़्यादा उन्हें नुकसान सहना पड़ता है। और इसी वजह से जो है कहा जाता है कि आज के दौर में जो खेती करना काफ़ी मुश्किल काम है। और अन्नदाता
देखिए कितनी मेहनत से ये जो है खेतों में काम करते हैं और तब हमें अन्न मिलता है। और अगर हम धान की बात करें तो भारत का अगर हम बात करें तो भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो धान के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मामले में जो है पश्चिम बंगाल जो है वो जो है सबसे मेन स्पेशली मेन लिस्ट में आते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे यूपी हो, इस तरह से। और बिहार का नाम जो है इसमें जो है करीब छठे नंबर पर होता है। और जो है इसी तरह से आप देखें तो जो है अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में जो है चावल के खेती के तौर पर चाइना जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा जो है कंट्री है। और उसके बाद जो है भारत का नंबर आता है। तो धान के लिए प्रोडक्शन के कंट्री के तौर पर चाइना, भारत और उसके बाद जो है इंडोनेशिया और दूसरे ब्राज़ील, ये सब में भी अच्छे पैमाने पर धान की खेती होती है। और अगर हम बात करें स्पेशली अगर हम बात करें रबी फसल की, गेहूं की, तो उसमें जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है यूपी और पंजाब, हरियाणा, ये तमाम ऐसे स्टेट हैं जो प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी मेन है इंडिया में। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की बात करें तो उसमें भी चाइना जो है फर्स्ट नंबर पर है, चाहे वो धान का हो, चावल हो, चाहे गेहूं हो। तो इन दोनों चीज़ में जो है चाइना फर्स्ट पर है और इंडिया का सेकंड नंबर है। उसी तरह से जो है आप जो इस एरिया को देखिए, अगर हम नवादा के इस एरिया में, तो ये तमाम एरिया जो है धान के लिए स्पेशली क्षेत्र कहलाता है। और आप लोग ये वर्ड टर्म ज़रूर सुने होंगे स्पेशली कि जो एरिया में बड़े पैमाने पर अगर जो है धान लगाया जाता है तो वो एरिया एक तरह से धान का कटोरा कहलाता है। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भी वो एरिया भी जो है स्पेशली जो है उस एरिया को धान का कटोरा कहलाता है। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें तो ये एरिया जो आगे चल के कर्मबासा कहलाता है, ये तमाम ऐसा एरिया, तो ये तमाम एरिया जो है वो भी एक तरह से धान का कटोरा कहलाता है। ठीक उसी तरह से जैसे चीन का एक सिकियांग घाटी है जहाँ धान जो है स्पेशल जो है चावल बहुत ज़्यादा होता है। तो हम एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हैं ये एरिया जो खरीफ फसलों के लिए और इसके बाद रबी फसलों के लिए जो है स्पेशल जाना जाता है। और इस तरह से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर पहली बार कमाल नॉलेज ट्रैक्स चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और हम इसी तरह की बेहतरीन कवरेज टाइम टू टाइम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम अभी चल रहे हैं उस एरिया की तरफ भी। शाम का टाइम है लेकिन बहुत ही मनमोहक टाइम लगता है सुबह और शामों में। और देखिए छोटे टाइम ही है लेकिन तभी भी जो है एक तरह से इसका काम, खेती का काम काफ़ी कठिन होता है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और उसका प्रोसेस जो है चाहे हम बुआई से लेकर उसको खेत को जोतने के बाद जो है मानसून की बारिश तक जो है जिस तरह से धान लगता है, उसके बाद धान को काटा जाता है और काटने के बाद फिर उसको जो है नेवारी या बोझा के तौर पर उसको सजा कर लोग किसान लोग रखते हैं। उसके बाद फिर उसकी जो है उसको पीटने का काम किया जाता है और तब जाके जो है उस धान को बहुत से लोग या तो बेच देते हैं या फिर जो है उसको जो है फिर उसका चावल स्पेशली जो है चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक लॉन्ग प्रोसेस से इसमें गुजरना पड़ता है। खेती में किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है लेकिन किसान ही का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो हमें अन्नदाता हमें देते हैं। आज से याद कीजिए 1960-65 का वो दौर जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उस टाइम इंडिया जो है अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, ख़ासकर गेहूं के लिए। लेकिन 1965 के आसपास 64 के बाद जब जो है ख़ासकर जो है हरित क्रांति के जो जनक थे इंडिया के बौर लोग,
उनके प्रयास से जो है भारत जो है गेहूं की मैक्सिको से साइंटिफिक तरीके से जो है उसको बीज लाया गया और बड़े पैमाने पर अन्न को उपजाने लगा, और तब हमारा देश जो है अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। और याद कीजिए कि शिप टू माउथ पॉलिसी जो है 1960 में अपनाई गई थी ऐसे कंट्री को जो अनडेवलपिंग कंट्री थे, और वो जो है धान के लिए या फिर गेहूं के लिए, स्पेशली गेहूं के लिए वो दूसरे देश पर निर्भर थे। और उस टाइम जो है अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो शिप टू माउथ पॉलिसी थी, और उसके तहत जो है जब 65 में वार जब हुआ था भारत पाकिस्तान के दौरान, तो लिंडसे जॉनसन ने चेतावनी दी थी भारत को कि वो अपनी सेना को हटाए और युद्ध को रोके, नहीं तो उसे जो है लाल गेहूं जो मिलता है वो देना बंद कर देंगे। और ऐसे में जो लाल बहादुर शास्त्री को अन्न की बहुत चिंता थी, उसी टाइम उन्होंने ये उम्मीद की थी कि देश की कर्णधार, देश के जो मेन बागडोर है वो किसान और जवान है, इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और उन्होंने अन्न को उपजाने के लिए वो खुद जो है एक टाइम भोजन न करने का निर्णय दिया था, और उनकी ये चिंता थी कि हमारा देश जल्दी धान के मामले में, चाहे गेहूं के मामले में, तमाम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बने। और आगे चल के जब कांग्रेस की सरकार आगे हुई तो 64-65 के बाद से जो है अन्न के लिए विशेष ध्यान दिया गया। और तत्कालीन समय में यानी 1960 में स्पेशली जो अकाल भी पड़े थे, तो कहीं ना कहीं उससे भी अन्न की कमी हो गई थी। लेकिन आगे चल के बोरोलॉग साइंटिस्ट और तमाम लोगों के प्रयास से इस तरह से जो है अन्न के मामले में भारत जो है आत्मनिर्भर बन गया। और कई ऐसे राज्य हैं, चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम जगह जो है धान और गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक हो गया, और हमारे देशों में अन्न के मामले में वो देश आत्मनिर्भर हो गया।